फाइन। सो मैं आपको PS10 डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो टॉपिक इसके अंदर कवर्ड है दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। राइट। सो जो भी आपने डाउट पूछ रखे हैं मैं एक एक करके उसको डिस्कस करता हूँ। फोर्थ से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जो पहला डाउट आपका है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एट्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट। तो देखो, इसका मैंने क्या तरीका आपको सिखाया था। मैंने बोला था कि आप नंबरिंग कर लेना। पहली बात तो देखो, जब भी कोई चीज नहीं मेंशन हो ना, एक अकेले एटम के लिए या दो एटम के लिए ऐसा नाम मेंशन ना हो, तो आप समझो हमेशा आपके पास सैंपल ऑफ एटम्स है। तो एट से आपको एट से कहाँ आ रहा है, टू पे आ रहा है। तो मैं बोलूंगा टू को आप अगर वन नंबर कर देते हो, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का वो n × n−1/2, ये जब हम लगाते हैं तो जहाँ पे n क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन करता है, n से 1। तो अगर आप इसको वन करते हो, क्योंकि इसने टू में बोल दिया है, तो आप ये डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, तो आप इसको वन एज्यूम करोगे। तो एट्थ को फिर कितना लिख सकते हो, इतने गैप कितने का है, वन का है, तो एट में से यहाँ कितना आ गया, 7। Means coming from 8 to 2 will generate the same number of lines as it is coming from 7 से 1। तो आप 7 से 1 के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा 7 × 6/2। करोगे तो 21 लाइंस आएंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। तो बेटा, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइंस for an electronic transition is inversely related to। ओके, तो बोल रहा है जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलती हैं, वो स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से निकलती हैं बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में आता है, तो इसका जितना भी गैप होता है डेल्टा ई, इसी के बराबर hc/λ का एनर्जी निकलता है। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई इज इक्वल टू hc/λ, है ना। तो इसमें क्या पूछ रहा है, द वेवलेंथ, यानी यह पूछ रहा है लैम्डा के बारे में, तो hc/ΔE। अब आ जाओ पढ़ते हैं ऑप्शन। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, क्या ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल अंडरगोइंग द ट्रांजिशन पे डिपेंड करता है? अच्छा नहीं, इनवर्सली रिलेटेड टू, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो क्लियरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा ई के बराबर है न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम, यानी वो जेड के बारे में बोल रहा है। द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन, द वेलोसिटी। तो इसमें सीधा सीधा आंसर सी तो डायरेक्ट है। अब अगर मैं इनडायरेक्ट देखूं तो इस डेल्टा ई की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होगी भाई? तो हमें मालूम है कि ई एन कितना होता है, -13.6 Z² / n²। तो यानी डेल्टा ई विल बी प्रोपोर्शनल टू Z² इंटू n²। तो आंसर तो ये भी आ जाएगा डेल्टा ई इंटू Z²n², लेकिन n² के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, और वो भी n² के। न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, बल्कि स्क्वायर ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डेल्टा ई जब डायरेक्टली हमारा मैच कर रहा है, तो वी आर गोइंग टू राइट द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व्ड। So basically lambda is inversely proportional to delta E. This is how we are going to right। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज। इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है, एक्साइटेड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हायर स्टेट में प्रेजेंट हो। तो हाइड्रोजन सैंपल के अंदर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, उससे क्या बैंड बनेगा या लाइन बनेगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और लाइन में भी दो चीज, एमिशन में या एब्जॉर्प्शन में। तो बताओ भाई, ऑलरेडी एक्साइटेड है तो वो अब तो नीचे आएगा ना बेटा। अगर नीचे आएगा तो यहाँ से एमिट करेगा ना फोटोन, और ये फोटोन एमिट करेगा तो ये जा करके प्रिज्म से गुजरने के बाद यहाँ पे कोई ना कोई लाइन यहाँ क्रिएट करेगा। तो एमिशन से अगर ये बन रहा है तो इसका आंसर बी होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि एमिशन। क्लियर हो रहा है? किसका डाउट था ये? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर, ओके बेटा अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो।
सर क्वेश्चन 8 में सर अगर हम डी ब्रॉय वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है मेरी वेलोसिटी बात के। नहीं, मेरी बात सुनो। पहली बात इसने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन क्रिएट होती है उसका वेवलेंथ। तो तो ये बोल रहा है कि हायर एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आ रहा है यानी ट्रांजिशन कर रहा है, इससे पैदा होने वाली जो लाइट मतलब जो भी रेडिएशन है उसकी, तो इससे पैदा होने वाला तो फोटोन होता है और उसका एनर्जी hc/लैम्डा होता है। तो इसको तुम डी ब्रॉय से क्यों रिलेट कर रहे हो? डी ब्रॉय से तो रिलेट किसको करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अगर ये किसी स्पीड v से घूम रहे हैं तो इनके वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना जाके स्पेक्ट्रल लाइंस क्रिएट करता है, वो तो फोटोन जाकर के क्रिएट करता है ना बेटा। लाइंस कौन क्रिएट करता है? फोटोन जाकर के ना। तो इसलिए लैम्डा ई अपॉन एच अपॉन एम वी ये नहीं लगाओगे आप। आ रहा है बात समझ में? तो यस सर। लाइन के बारे में पूछा है तो इसलिए उसके बारे में लगाओ। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, उसके हिसाब से करो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये तो बता ही दिया। 10th को देख लेते हैं एक बारी। विच स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द स्पेक्ट्रम ऑफ एच एटम इज फॉल्स? हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कौन सी चीज गलत है? लाइन कैन बी डिफाइंड बाई डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स प्रेजेंट इन द एटम। चलो, ये बोल रहा है ये जो लाइंस आ रही हैं वो किसकी वजह से आ रही हैं? क्योंकि अलग अलग एनर्जी स्टेट हैं एटम के अंदर। मेक सेंस? आगे बढ़ते हैं, एक बार सब पढ़ लेते हैं। द लाइन ऑफ वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन 3 to 2। बताओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी कौन सा हुआ? वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है तो एनर्जी लीस्ट। हाँ, लैम्डा लार्जेस्ट है तो एनर्जी कम से कम। कम से कम एनर्जी बामर की कौन सी होगी बेटा? तो n इज इक्वल टू 2 and 3 and 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो 3 से 2 में जो ट्रांजिशन हो रहा हो उसी की एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे कम, क्योंकि 4 से इसमें एनर्जी और बढ़ जाएगी, और ऊपर जाओगे और बढ़ जाएगी। तो जो एनर्जी लीस्ट है, जो सबसे कम एनर्जी है, उसी का वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तो बात तो सही लिखा है, 3 से 2 वाले लेवल का, तो ये भी बात सही। आगे देखते हैं फिर। स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट लॉन्गर वेवलेंथ्स। बोल रहा है जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, जो अ, पर्दे पे हमें लाइंस मिलती हैं, वो बोल रहा है लार्जर वेवलेंथ की तरफ क्लोज हो जाती हैं, आपस में नजदीक हो जाती हैं। जबकि मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर रेड वाला जगह होता है और नीचे वॉयलेट वाला होता है, याद आ रहा है? विबग्योर और मैंने बोला था बिल्कुल उल्टा होता है, जिसका वेवलेंथ कम वो सबसे कम प्रिज्म से डिविएट होता है। सॉरी, वेवलेंथ जिसका ज्यादा उसका डिविएशन बहुत कम होता है। और जैसे जैसे हायर एनर्जी में जाते हो वैसे वैसे वो नजदीक आते जाते हैं। तो ये जो मर्ज होने वाली बात है, स्पेस कम होने वाली बात है, वो हायर एनर्जी में, लोअर एनर्जी में नहीं। और एनर्जी हाई हुआ तो वेवलेंथ कम आएगा। तो स्पेक्ट्रल लाइंस आर क्लोजर टुगेदर एट लॉन्गर वेवलेंथ, ये गलत बात। हायर एनर्जी लिखता या लॉन्गर फ्रीक्वेंसी लिखता तो करेक्ट होता। अब ये कैसे मालूम? तो आप देखो, जब कभी भी ट्रांजिशन देखो तो हायर एनर्जी में ही ना आपस में नजदीक होते हैं वो सब। भाई पहला गैप ज्यादा होता है, दूसरा उसके बाद होता है, तीसरा देखो कम होता जाता है ये। तो जैसे जैसे आप एनर्जी में ऊपर जाओगे मर्ज होते जाएंगे आपस में, डिफरेंसेस उनके वेवलेंथ में कम आते जाएंगे। तो हायर एनर्जी में वो आपस में नजदीक नजदीक होते हैं, लोअर एनर्जी में तो गैप बना रहता है इनके केस में। ठीक है, ओके। तो स्टेटमेंट सी एज ऑफ नाउ मेरे को गलत लग रहा है, डी पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूम अकर्स एट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, बात सही बोल रहा है। जब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी आता है तो वहां पे सारी चीजें लगभग लगभग मर्ज कर जाती हैं, क्योंकि इसके आसपास एनर्जी लगभग सभी का बहुत नजदीक होगा जीरो के। इसलिए बोलते हैं कि ये जब दूर हायर एनर्जी में जाते हैं तो हायर एनर्जी में सेपरेशन कम होता जाता है। कम होते 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 जैसे जैसे इन्फिनाइट की तरफ पहुंचोगे सब आपस में मर्ज हो जाएगी। इसीलिए उसको लिखा है कंटिन्यूम अकर्स, मतलब सब चीजें मर्ज हो जाती हैं, कंटिन्यूअस हो जाती हैं। जो लाइंस क्लियरली डिस्क्रीट डिस्क्रीट दिख रही हैं अब डिस्क्रीट नहीं दिखा करके मर्ज हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 17 अगला डाउट है आपका। wave number of the first Lyman transition in hydrogen spectrum is equal to the wave number। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन, फर्स्ट Lyman transition in hydrogen is equal to the wave number of the second Lyman transition। अच्छा ठीक, तो बताओ बेटा, फर्स्ट लाइन का जो वेव नंबर है हाइड्रोजन का, लाइमन का, वो कौन सा होगा? n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1, क्योंकि लाइमन की लाइन वही होती है। बोलो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया फॉर हाइड्रोजन। अब ये पूछ रहा है कि बोर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड लाइन, अच्छा, फर्स्ट लाइन is equal to the wave number of the second Balmer transition। सेकेंड बामर ट्रांजिशन, सेकेंड बामर ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ भाई? बामर का जो पहला ट्रांजिशन है वो कहां से कहां होगा? 3 से 2 में। सेकेंड का मतलब कहां से हो रहा होगा फिर? 4 से 2 में। तो पूछ रहा है कौन से एटम के लिए जो 4 से 2 में होने वाला ट्रांजिशन है उसका वेव नंबर, एंड जो हाइड्रोजन में होने वाला 2 से 1 में ट्रांजिशन है उसका वेव नंबर, यानी 1/λ का वैल्यू इक्वल है। तो इक्वेट कर दो। तो मेरे को z नहीं मालूम है, बेसिकली एटम पूछ रहा है तो z मेरे को नहीं मालूम है, तो मैं क्या लिखूंगा? r इंटू जेड का स्क्वायर, z का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब ये तो आसान है, इसको तो कर लोगे। अब दोनों जब इक्वल हैं तो मैंने क्या समझाया था कि आप दोनों तरफ से ना कोफिशिएंट इक्वेट करो। पहले आर आर को खत्म करो यहाँ से, और इस z को अंदर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। राइट साइड में क्या मैं बना दूं? या तो पूरी वैल्यू सॉल्व करके देख लो, या तो सीधा सीधा भी निकल सकता है। पूरा पूरा सॉल्व कर लो, यहाँ से z निकल जाएगा। और नहीं तो अगर स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा उसको 1/2/z अंदर ले जा करके उसका स्क्वायर कर दो। इस z को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा? जेड स्क्वायर। नीचे ले जाओगे तो 2/z का स्क्वायर बन जाएगा। तो मैंने 2/z का स्क्वायर माइनस 1/4/z का स्क्वायर कर दिया। अब 4/z का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2 के स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूं इधर इधर का, तो यहां से कितना आ गया? 4/z इज इक्वल टू 2। और 4/z इज इक्वल टू 2 आ गया, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4/2, मतलब 2। और एटॉमिक नंबर 2 किसका होता है बेटा? हीलियम आयन का। तो आंसर क्या आ जाएगा? हीलियम आयन। आगे बात समझ में? सो इट इज दैट सिंपल, मतलब सिर्फ इसको ऐसे इक्वेट करके करना था। ये बात मैंने आपको क्लास में भी एक डिस्कस किया था, आई रिमेम्बर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि आप इतना नहीं करना चाहते हो तो ये पूरी वैल्यू सॉल्व कर लो। यहाँ एक ही अननोन है जेड स्क्वायर, इसको लाके इधर डिवाइड कर देना, वहां से भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलो। और इसके बाद कौन सा डाउट था आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर 22। If the series limit of wavelength of Lyman series for hydrogen atom is itna, then the series limit of wavelength for the Balmer series of radiation which may be emitted is। okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि if the series limit of wavelength of Lyman series for the hydrogen atom is 912, then the series limit of the wavelength of the। तो देखो, कायदे से तो ये बोल पूछना ही नहीं चाहिए, लाइक ये बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये बता रहा है तो मैंने आपको समझाया था कई बार एग्जामिनर चाहता है कि आप कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं याद है तो कैसे निकलोगे।
तो जैसे फॉर्मूला तो 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2² है हमारे पास, राइट, ये यूज करेंगे। अब लाइमन सीरीज का सीरीज लिमिट होने का मतलब क्या, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे। राइट, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन इज इतना, वैल्यू दे रखा है उसने। देन द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज ऑफ रेडिएशन में बी एमिटेड इज। तो अब आप यही चीज लगा दो कि भाई इसने दिया क्या है, 1/λ सीरीज लिमिट लाइमन का। तो लाइमन का वैल्यू कितना दे रखा है इसने, ऑलरेडी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है 912, यूनिट सेम ही रखना है एंगस्ट्रॉम, इज इक्वल टू R इंटू Z²। अब भाई N1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। यहां से मेरे को क्या निकल गया, ये अगर मैं सॉल्व करूं तो R इंटू Z² का वैल्यू आ गया 1/912 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फिर सेकंड केस में पूछा है कि बताओ बामर के लिए सीरीज लिमिट कितनी होगी। तो 1/λ फॉर बामर, सीरीज लिमिट जब भी हो रहा होगा तो RZ² इंटू 1/N1। तो बताओ बामर के लिए वो कहाँ आके रुकता है, n इज इक्वल टू 2 में, और सीरीज लिमिट है तो इसका मतलब कहाँ से आ रहा होगा, इनफाइनाइट से यहाँ आ रहा होगा। तो यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो आंसर आ गया मेरा 1/λ बामर इज इक्वल टू RZ²। और RZ² की वैल्यू हमने 1/912 ऊपर से निकाली थी, 1/912 आ गया RZ² मल्टीप्लाई बाई 1/2 का स्क्वायर ना। तो ये 1/2 का स्क्वायर कर दोगे मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू हो जाएगी 1/λ की वैल्यू। इस इन्होंने वेव नंबर पूछा है या वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछा हुआ है। तो वेवलेंथ सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 912 मल्टीप्लाई बाई 4 टाइम्स इन एंगस्ट्रॉम। तो चेक कर लो कौन सा आंसर, 9। हाँ, तो ये आएगा आंसर इसका। सीधे सीधे फॉर्मूले पे रखने हैं वैल्यूज, कुछ खास नहीं है क्वेश्चंस में। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चंस। इसमें क्या पूछा है बेटा कि एन एटम एमिट्स एनर्जी इज इक्वल टू इतना अर्ग, इट बिलोंग्स टू, ये तो आसान है क्वेश्चन, इतने अर्ग एनर्जी है। अब पूछ रहा है ये कौन से रीजन में बिलोंग करता है। तो ये बताओ आप क्या यहाँ से वेवलेंथ निकाल सकते हो, आपको एनर्जी मालूम है कितनी है, 4 × 10⁻⁻12 अर्ग। अब कायदे से आपको एनर्जी इज इक्वल टू क्या लगाना चाहिए, hc/λ, वहां से वेवलेंथ निकालना चाहिए। अगर वो वेवलेंथ 4000 से 7000 के बीच में लाई कर रहा है एंगस्ट्रॉम के, तो ये विजिबल हो जाएगा। और अगर बेटा वो नीचे जा रहा है, उससे कम हो रहा है, वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज्यादा, यानी अल्ट्रावायलेट में चला जाएगा। और अगर वेवलेंथ हाई हो रहा है तो एनर्जी कम, यानी कि इंफ्रारेड रीजन में चला जाएगा। तो करके देख लो कितना आ रहा है ये, ट्राई कर लोगे। इस अर्ग को बदल देते हैं, अर्ग को कितना कर लेते हैं, आपको याद है 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, यानी 1 जूल की वैल्यू जो होती है वो 10⁻7 अर्ग के बराबर होती है। तो यहां से मैं एक काम करूंगा, अर्ग को 10⁻⁻7 जूल के आसपास कर लेता हूँ, कर लें इसको। 4 × 10⁻⁻12 इंटू 10⁻⁻7 जूल। अब इसी को h/c/λ कर लो, यहाँ से वेवलेंथ निकाल लेना, और वेवलेंथ निकाल के कंपेयर कर लेना कौन सी यूनिट का ही सारा खेल है। h को पूरा SI यूनिट में रखो, c को भी SI यूनिट, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वाले। तो जो आपका वेवलेंथ आएगा वो मीटर में आएगा, और उसको फिर आप इसमें कंपेयर कर लेना, उसी हिसाब से आप चेक कर लेना। हो जाएगा, हो जाएगा या मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। हो जाएगा सर। चलो,
ठीक है, अब आते हैं इस पे 27 पे। तो इसमें क्या है भाई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द सैचुरेशन फोटो करंट। अच्छा देखो, ये पर्टिकुलर, ये जो इतना पोर्शन है सैचुरेशन फोटो करंट और ये सब प्योर मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक है, ये सब ना। मैं समझाने की कोशिश तो करता हूं तुम लोग, बट ये सब तुम लोग पढ़ोगे। तो बेसिकली सैचुरेशन करंट का मतलब समझो तुम लोग, ठीक है। जैसे जब हम लाइट भेजते हैं यहां से, तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बेटा। अगर हम बहुत सारे फोटोन भेजेंगे तो बताओ, नेचुरल सी बात है, क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये सुनो, बोलो। यस। जैसे जैसे आप, जितना ज्यादा आप फोटोन भेजोगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो क्या करंट ज्यादा आएगा क्या, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मतलब ज्यादा चार्ज पर यूनिट टाइम। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल के, अगर आप उसको डायरेक्शन दे दो अच्छे से, इसको डायरेक्शन दे दो, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ पहुंचेंगे, फिर वो फाइनली करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो जितने ज्यादा यहाँ पे फोटोन आएंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उतना ही ज्यादा करंट होगा। बोलो। तो नंबर ऑफ फोटोन किस किससे मेजर करने की कोशिश करते हैं भाई। नंबर ऑफ फोटोन अगर ज्यादा है तो क्या चीज ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है कि इंटेंसिटी ज्यादा होगा। मैंने आपको बताया भी था ये बात, कि इंटेंसिटी बेसिकली होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो भाई, मैं मान रहा हूँ कि एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से भी बढ़ा सकते हैं, बट अगर आप खूब सारे फोटोन डाल दो तो जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर मैंने 10 फोटोन डाल दिए तो 10 न्यू एनर्जी आ जाएगी, 10 के पावर 6 फोटोन डाल दिए तो 10 के पावर 6 न्यू एनर्जी आ जाएगी। तो एनर्जी इंटेंसिटी यहाँ पे जब भी फोटो इलेक्ट्रिक के रिस्पेक्ट में अगर वर्ड कभी भी यूज हो इंटेंसिटी का, तो उसको आप मेजर किससे करने की कोशिश करोगे, किससे करने की कोशिश करो, हमेशा और हमेशा फोटोन के नंबर से। जब भी बोले कि इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए इसका मतलब कि क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए। जैसे ही वो वर्ड यूज करे कि भाई उसने इंटेंसिटी बढ़ाया है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या बढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन या फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ। हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ फोटोन आना चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, तो अब उस हिसाब से आप इसमें सोचने की कोशिश करो, एक बार फिर से सोचो, देखो क्या मालूम आ ही जाए आंसर। सर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब है कि हम टाइम इंक्रीज कर रहे हैं लाइट का। हाँ वो कह सकते हो तुम, वो भी तुम कह सकते हो। टाइम भी इंक्रीज कर रहे हैं, और नहीं तो फिर एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं। जैसे नहीं होता है कि भाई मैंने जो सोर्स लिया है उससे इतने ही एरिया से फोटोन निकल रहे हैं, अगर मैं उसी का सोर्स का ही ये सब चीज बढ़ा दूं तो बहुत सारे, मतलब सोर्स का जो, जहां से लाइट एमिट हो रही है उसका ही एरिया बढ़ा दूं तो ज्यादा फोटोन निकलेंगे यहाँ से। तो आप टाइम बढ़ा लो या यूं कह लो कि मैंने एक्सपोजर बढ़ा दिया बेसिकली उसका ना। तो अब क्लियरली दिख रहा है कि भाई जो करंट आएगा सेचुरेशन स्टेट पे, जब ये सारे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो इस प्लेट तक पहुंचेंगे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा। तो नेचुरली जितने ज्यादा फोटोन गिर रहे होंगे, उतने करस्पॉन्डिंगली उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। तो यानी इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट का मतलब नहीं है डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। यस दिस इज करेक्ट, डिपेंड्स ऑन बोथ नहीं, मतलब नहीं है इसका। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना नंबर ऑफ फोटोन से है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे। एक बार ही आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, एक बार ही आपका न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट हो गया,
तो अब आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो खूब सारे फोटोन भेजने पड़ेंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर यूनिट टाइम। आ रहा है बात समझ में? तो यही है, वो इंटेंसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या पूछा है भाई? 32 पूछा है आपने। When the frequency of the light incident on a metallic plate is double, the kinetic energy of the emitted photoelectron will be double, half, more than double, unchanged. बेटा ये तो मेरे ख्याल से आप ना लिख के कंपेयर कर सकते हो। बोल रहा है कि ये जो प्लेट है जिस पे लाइट गिर रही है, एक बारी न्यू फ्रीक्वेंसी का रखो तो एक बारी 2 न्यू का रख लो, यही बोल रहा है। बोलो। When the frequency of the light incident on a metallic plate is double, the kinetic energy of the emitted photoelectron. तो बताओ जब न्यू है तो उस समय फॉर्मूला क्या लगेगा भाई? एच न्यू इज इक्वल टू आपका 5 प्लस के ई मैक्स 1, मैं उसको 1 लिख दे रहा हूं। और जब ये 2 एच न्यू हो जाएगा तो तब ये 5 प्लस ये के ई मैक्स 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का कंपेयर करना है कि भाई ये डबल से ज्यादा है कि क्या है इसके बारे में। ये डबल से ज्यादा ही। ये के मैक्स 2 कैसे कंपेयर करें? आप एक काम करो ना, यहां से फाई की वैल्यू निकाल करके इस जगह पे डाल दो, कितना आ जाएगा ये? तो 2 एच न्यू, अगर यहां से फाई निकालोगे तो वो आ जाएगा एच न्यू माइनस के ई 1। तो ये 2 एच न्यू है इज इक्वल टू 5 के जगह एच न्यू माइनस के ई 1 कर दूं और प्लस के ई मैक्स 2, यानी के ई 2 लिख देता हूं इसको। क्या आ रहा है? हाँ हम्म ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सरा जा रहा है। एक मिनट, इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं। ये के ई 2 हो गया, या इसको के 1 के 2 कर लेते हैं और इजी हो जाएगा लिखने में हमारे लिए। ये के 1 है और ये के 2। तो अब हमें यही प्रूव करना है के 1 के 2 से कैसे रिलेटेड है। क्या करें बताओ? मेरे को किसी तरीके से इसमें सर इक्वेशन दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें। अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो फिर एच न्यू फंस जा रहा है ना। या एक काम करते हैं ना, एच न्यू की ही वैल्यू उठा करके डाल देते हैं, एक बारी देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड फाई का कुछ बन रहा होगा, एक बारी देखते हैं क्या बन रहा सर के है। टू लेट्स, एच न्यू प्लस के वन आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप एच न्यू की वैल्यू उठा करके 5 प्लस के 1 इसमें डाल दो, ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एच न्यू यानी 5 प्लस के 1 इज इक्वल टू, उधर 5 प्लस के 2 बन जा रहा है। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 2 5 प्लस 2 के 1 इज इक्वल टू 5 प्लस के 2। इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जा रहा है? 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ के 1 इज इक्वल टू के 2। अब देखो ये बड़ा क्लियर सा बन गया कि जो के 2 की वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ के 1 में कुछ जोड़ने के बाद के 2 के बराबर आ रहा है। 2 टाइम्स ऑफ के 1 और उसमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो जाकर के के 2 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब के 2 की जो वैल्यू है वो के 1 से डबल से भी थोड़ी सी ज्यादा है। 2 के 1 का मतलब डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू, और 5 उसमें और जोड़ने से तब जाके के 2 बन रहा है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज्ड बट मोर सी। देन डबल्ड ऑफ द प्रीवियस काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल,
अगर मान लो हम फ्रीक्वेंसी से कर रहे होते तो फंस जाता हमारा मामला शायद। तो ये अगर मान लो अगर फ्रीक्वेंसी लगा के करते तो उतना क्लियर आइडिया आता। जैसे फाई को रिप्लेस करते तो 2h nu इज इक्वल टू h nu माइनस k1, तो आ जाता है h nu प्लस k1 इज इक्वल टू k2। यहाँ से नहीं पता चल पाता बेटा, यहाँ से वो क्लैरिटी नहीं आती क्योंकि h nu खुद में 5 + k1 है। फिर से उठा करके आपको यही रखना पड़ता, 5 + k1 यहाँ रखते फिर तब जाके आपको 5 + 2k1 बन रहा होता। तो बेटर यही है कि आप रिप्लेस करके सिर्फ k1 k2 और 5 दिखाई दे, क्योंकि 5 तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना, वो तो फिक्स वैल्यू। सो वी हैव गॉट दिस आंसर फ्रॉम हियर। ओके, अब इसके बाद आता है 36th क्वेश्चन। इन photoelectric effect the photo current increases with increasing frequency of the incident photon। अभी तो यही समझाया है मैंने। हाँ, फोटो करंट के बारे में पूछ रहा है ना, ये तो मैंने अभी आपको समझाया कि जो फोटो करंट है भाई, ये जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, कितने फोटोन यहाँ पे गिर रहे हैं। और ये जो इनके नंबर्स हैं उसको हम किस में मेजर करते हैं, इंटेंसिटी में। सो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी। बस बात खत्म। ठीक है, ओके। ओके, आगे देखें अब 36 के बाद। बोलिए। आओ चलो देखते हैं। हाँ जी, इसमें देखते हैं। ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस थोड़े टाइम देने वाले थे बेटा, एकदम से जल्दी जल्दी में आप पूछ लेते हो ना, आपका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा। जितने लोग जल्दीबाजी करते हैं क्वेश्चन पूछने में ना, उनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ने में। चलो देखते हैं आज क्या है। वेव लेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। बताओ इसमें इसमें क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसमें ऐसा क्या चीज है जो नहीं समझ में आ रहा है बेटा? सक, संस्कार तुमने पूछा है ना ये क्वेश्चन? यस सर। बताओ इसमें क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है? सर मुझे इसमें लाइक आई जस्ट गिव इट अ थॉट, मुझे उसमें समझ नहीं आया करना कैसे है सर। तो क्या ऐसा थॉट दिया तुमने, मुझे बताओ। सर लाइक उसमें दे रखा है लाइक वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन फर्स्ट हाँ, इज मूविंग इंक्रीज। मूविंग इलेक्ट्रॉन का मतलब कि ये पार्टिकल है या वे, मतलब ये तो पार्टिकल है ना। और पार्टिकल है ये, वो वाला जी और वी वाला केस हो गया। एच पार्टिकल के अपॉन। लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? h/mv होती है। यस सर। अब मुझे बताओ इस इक्वेशन को देख के बताओ ऐसा तुम्हें क्या नहीं समझ में आया जो ये चारों ऑप्शन में तुम्हें पढ़ के क्लैरिटी नहीं आ रही थी, मेरे को समझाओ क्या सर इसमें कंफ्यूजन। ये वाली इक्वेशन क्यों लगाएंगे, बस ये समझा दो। मैंने एच अपॉन वो जो उसकी क्यू वाली इक्वेशन थी वो लगाई। कौन सी वाली लगाई? सर एच अपॉन टू क्यू वी वाली एक इक्वेशन है। हाँ, मैंने क्या बोला था? लैम्डा डी इज इक्वल टू h/mv। इसको हम h/p भी बोल सकते हैं, इसको हम h/√/2km भी बोल सकते हैं। और अगर किसी बैटरी से उस इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कर रहे हो
उसका पोटेंशियल दिया हुआ है v, तो हम इसी के जगह h/√/2q इंटू m इंटू वी भी लिख सकते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो ये सारी वैल्यू रख करके वो √150/v आ रहा था। तो क्या इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज वैलिड नहीं है क्या? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्या ये वैलिड नहीं है? बिल्कुल वैलिड है। यस सर। हाँ, अगर बैटरी दिया हो तो हम ये भी लगा सकते हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था 150/v। अब इसको पढ़ो जरा स्टेटमेंट और सिंपल सा चीज देख करके देखो, बताओ तो इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या यहाँ से वेलोसिटी बढ़ाओगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा इंक्रीज? सर, इनवर्स है तो डिक्रीज होगा। डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, क्या ये करेक्ट है? नो सर। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये सही है। यही करेक्ट है। तो फिर इसमें इसमें क्यों नहीं सोचा इस चीज को, मेरे को बताओ। तुम क्यों सर एकदम मैं स्पेशल केस पे चले गए? सर क्योंकि उसमें लिखा है कि वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो मुझे लगा एक्सेलरेट कर रहा है ड्यू टू सम पोटेंशियल। हाँ तो ठीक है, पोटेंशियल से भी कर रहा हो तो भी अगर उसने स्टेटमेंट में वेलोसिटी लिखा है तो तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं आना चाहिए क्या? सिर्फ यहीं पे दिमाग अपना ब्लॉक कर लोगे? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुमने इस पे अच्छे से सोचा नहीं है। हमेशा फंडामेंटल पकड़ के चलना चाहिए, और यही रीजन है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी। पूछ कुछ रहा है, आप जा कहीं और रहे हो, आंसर कहां से निकलेगा? ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। 42 देखते हैं। हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग if it has a wavelength equal to the distance it traveled in 1 second? वे पढ़ो, दोबारा पढ़ो। हाउ फास्ट इज एन इलेक्ट्रॉन मूविंग, उसने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड बताओ। कब बताओ? इफ इट हैज अ वेवलेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 second। डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है 1 second में, यही तो स्पीड होता है, और यही बोल रहा है लैम्डा के बराबर है। यानी v और लैम्डा इक्वल हैं, तो बताओ स्पीड का एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा? तो मैं क्या करूंगा भाई, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv लगाऊंगा पार्टिकल के लिए। इसने बोला क्या है कि लैम्डा और v दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इस लैम्डा के जगह मैं v डाल दूंगा। सिंस लैम्डा इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 second, तो कैन आई से दैट v इंटू टाइम 1 second, तो ये v के ही बराबर हो गया। तो मैं चुपचाप यहाँ पे v लिखूंगा, v, और ये v को भी इधर लेके आ जाऊंगा, तो v इंटू वी इज इक्वल टू h/m। v² इज इक्वल टू h/m। v की वैल्यू कितनी आ गई? √h/m। मतलब इसके इसके इस जगह के स्टेटमेंट को देखो, यहीं से आंसर निकल जाता है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 second, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर v स्पीड है तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v इंटू 1, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। और ये वैल्यू जो है वही लैम्डा के बराबर है। कितना अच्छे से लिखा है, v इज इक्वल टू लैम्डा। और लैम्डा की जगह आप जानते हो क्या लिख सकते हैं हम? h/mv। अब v को इकट्ठे एक तरफ कर लो तो v² इज इक्वल टू h/m आ गया, v की वैल्यू √h/m आ गई। कितना प्यार से आंसर आ रहा है इसका, ए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा इसमें और टाइम दे करके थोड़ा एक्सप्लोर करो भाई। जब गिन करके 2-3 फॉर्मूले हैं, तो ये सब सिर्फ इम्पेशंस का नतीजा है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे इम्पेशेंट होकर के अगर आप करोगे तो आप अच्छे प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि इसमें तो 2-2 3-3 स्टेप, ये तो फिर भी सीधा सीधा क्वेश्चन है यार, इसमें कोई दम नहीं है इन दोनों में। इंटरलिंक करेंगे तब जा करके उसमें आएगा चीजें। ठीक है, आओ चलो इसको देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल मस्ट बी इम्पार्टेड टू अ प्रोटॉन बीम टू गिव इट एन इफेक्टिव वेवलेंथ इतना? अब ये निकाल लो यार, इसमें क्या दिक्कत? अब इसके लिए पूरा पूरा लंबा वाला इक्वेशन आपको लगाना पड़ेगा, देयर इज नो अदर रूट। प्रोटॉन है तो पूरा फॉर्मूला लगाओ, बड़ा वाला क्या था? लैम्डा डी इज इक्वल टू h/√/2 इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज इंटू मास।
अब भाई अब सारी वैल्यूज चुपचाप उठा के डाल दो। मास दिया हुआ है, आप मास यहाँ यूज करो। वोल्टेज दिया, व्हाट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, यही क्वेश्चन पूछ रहा है वी की। चार्ज आपको मालूम है कितना होता है भाई प्रोटॉन पे, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस, सब एसआई यूनिट में रखो, कूलम। एच की वैल्यू सब मालूम है, लैम्डा दे रखा है इसने 0.05 एंगस्ट्रॉम, उसको पूरा बढ़िया से लिख लो मीटर में, -10 मीटर। अब ये जब ये सारी चीजें लिखोगे, अब ये कैलकुलेशन तो है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो आंसर आपका वोल्टेज में आएगा निकल करके। आपको पूरी पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर ये प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो हम बड़े आराम से यहाँ पे यूज कर पाते। कौन सा फॉर्मूला, जो सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने बताया था, √150 बाई, हाँ बिल्कुल ये लगा पाते हैं। लेकिन अब प्रोटॉन दे दिया तो पूरा पूरा स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा, जो तरीका है वही, तो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कर लेना आराम से वैल्यूज डाल करके, सिर्फ फॉर्मूला है, सीधा सीधा यूज करना है ना। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 55, show that the de Broglie wavelength lambda of the electron in nth Bohr orbit is proportional to n. Show that the de Broglie wavelength lambda of the electron in nth Bohr orbit is proportional to n. बोल रहा है लैम्डा को प्रोपोर्शनल बताओ n के, क्या ये करेक्ट है? तो हमारे पास सीधा सीधा आता है, एक तो आप यहीं से कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है तो आप इतना तो जानते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी बेटा, और v का वैल्यू आपको मालूम है कि v प्रोपोर्शनल टू z बाई n होता है, ये n ऊपर चला जाएगा, तो लैम्डा तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि यार m इंटू यहाँ v नॉट z n, तो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो साफ साफ दिख रहा है। और अगर और थोड़ा स्मार्ट तरीके से देखना चाहते हो तो याद करो, मैंने बताया था कंडीशन फॉर स्टेबल वेव इज इक्वल टू n लैम्डा। यहां से आपको रेडियस दिख रहा है सीधा सीधा, बोलो। यस सर। यस सर। तो रेडियस का जो वैल्यू होता है वो सबको मालूम है कि r नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है, इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, n n कट जाएगा तो एक n बचेगा, तो यहां से भी दिख रहा है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, सो आप कहीं से भी कर लो, ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी है। अब आती है बेटा बात 61, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्कशीट 61। ठीक, क्या बोल रहा है इसमें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी। ये तो लिखते ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है भाई, फ्रीक्वेंसी पे। अगर आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये इतना एनर्जी फाई वाला एब्जॉर्ब करेगा, बाकी बची हुई एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बढ़ाएगा। इंटेंसिटी का मतलब 10 फोटोन बढ़ा देने से के मैक्स थोड़ी ना बढ़ता है, ये तो सीधा सीधा गलत स्टेटमेंट है। रीजन देखते हैं, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ एमिशन। बोल रहा है कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एमिशन का रेट, जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो बढ़ जाएगा। अब आ जाओ हम देखते हैं, तो बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्यादा फोटोन गिराओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ऑप्शन इससे कौन सा करेक्ट होगा? असर्शन रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, इसका ई ऑप्शन करेक्ट होगा। दिया है वही कि कुछ और दिया है? ई है सर। हाँ तो ठीक, ठीक तो है, फिर क्या प्रॉब्लम नहीं। सो दैट इज ऑल बच्चों। कल का लेक्चर बहुत, कर दो क्या बेटा? सर, एक बार 61st क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दो, मैंने सुना नहीं।
देखो इसमें क्या बोला है कि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ये तो गलत बात है, क्योंकि ज्यादा फोटोन बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ना बढ़ता है। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी बढ़ाओगे तो 5 प्लस के ई मैक्स। इफ यू आर इंक्रीजिंग एच न्यू विच इज द एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हो तो के ई मैक्स बढ़ता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। और सेकंड क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ाने से रेट ऑफ एमिशन इंक्रीज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने का जो रेट है वो बढ़ता है। वो बात सही है, क्योंकि ज्यादा फोटोन अगर आप गिरा रहे हो जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर देन एच न्यू है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। सो दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। तो उसका करेक्ट आंसर ऊपर देखोगे, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा Okay. बताओ। सर एक बार 27 फिर एक्सप्लेन कर दो। 27 मैंने पहले किया है क्या? यस सर। सर वो समझ नहीं आया ठीक सर। सेचुरेशन फोटो करंट के लिए देख, सेचुरेशन अभी फिलहाल इसको फोटो करंट ही दिमाग में अपने लेके आ। फोटो करंट का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट इस पे गिर रही है मेटल पे ना, तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जब जाके सर्किट कंप्लीट करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट कितना आएगा। तो सिंपल सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के यहां से आएंगे सर उतना ज्यादा करंट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? एक तो इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होनी ही चाहिए न्यू नॉट से, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा है, अब आप चाहते हो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसके लिए तो एक ही केस है कि सर खूब सारे फोटोन इस पे बम्बार्डमेंट करो। बहुत सारे फोटोन प्लेट पे गिरेंगे तो अलग अलग इलेक्ट्रॉन उनको एब्जॉर्ब करेंगे और वो बाहर आ जाएंगे, तो फोटो करंट बढ़ेगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इट विल डिपेंड ऑन इंटेंसिटी, राइट, नॉट द फ्रीक्वेंसी, ओनली ऑन इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे। ठीक है यशिश, सॉरी ओके सर। आशमन, ओके। यस सर। चलो बेटा, Excuse me, दैट्स ऑल sir. फॉर द क्लास। थैंक यू सर, Excuse me, गुड बाय। sir. थैंक यू सर, हाँ बाय। बोलो, बाय बेटा। सर जो 55th क्वेश्चन है उसके अंदर जो टू पाई इज इक्वल टू एन लैम्डा वाला फॉर्मूला था, हम्म, तो उससे अगर हम देखें तो जो हमारा लैम्डा था, जो वेवलेंथ थी, वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है एन के। कौन सा क्वेश्चन तुम देख रही हो? सर 55। 55। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो तुम? सर जो फॉर्मूला था 2 पाई इज इक्वल टू एन लैम्डा, हाँ उससे जो लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एन के। तो हाँ, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि ऊपर जो आर है वो खुद एन स्क्वायर बाई जेड टाइम्स होता है। तो अगर उसको आप देखोगे नहीं तो एन एन कैंसिल ही नहीं होगा, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि इसको हाइड कर दो, बस एन स्क्वायर को देखो मत और फिर सिर्फ एन को देखो। तो आपको आर को भी देखना पड़ेगा ना कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल होता है ना वो। हाँ जी। तो नीचे एन और एक एन गायब हो जाएगा, फिर एन के प्रोपोर्शनल आ गया ना लैम्डा। ओके, हाँ जी। सर ठीक, थैंक हाँ यू बोलो। सर। सर मैटर वेव्स की क्या स्पीड होती है? मैटर वेव की स्पीड, सर ये ये तो इधर रीजन में दिया हुआ था सब कहाँ कहाँ क्वेश्चन है? लास्ट। मैटर वेव थोड़ी ना है ऑक्सिलेटिंग। मैटर वेव का मतलब तुम समझो जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेव की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है? ये तो ईएमडब्ल्यू में होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। यस सर, हाँ तो ये तो ऐसे ही गलत फिर हो गया। गलत हो गया। और मैटर वेव कहाँ से इतना स्पीड से मूव करेंगे भाई? ये तो स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट को कोई पार्टिकल इक्वेट नहीं कर सकता, कभी उसको टच नहीं कर सकता। ठीक है, यस, तो दोनों ही गलत है। थैंक यू सर, बाय। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 6 समझा दो। कहाँ सो रहे थे भाई तुम? सर ने शुरुआत में सर ऑडियो नहीं आ रही थी।
The radiation emitted when hydrogen atom goes from higher energy state to lower energy state, the wavelength of one line in visible region of is इतना. The energy difference between the two states. कितना आसान है यार ये देखो. The radiation is emitted when a hydrogen atom goes from higher energy to lower state. ये तो बात सही है कि इलेक्ट्रॉन अगर हाई से लो में जाएगा तो एनर्जी निकलेगा, वही कहानी बता रहा है. वेवलेंथ ऑफ वन लाइन इन विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना. बोल रहा है कोई लाइन है जिसका वेवलेंथ इतना दे रखा है. अब एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है तो बाबा नहीं निकल जाएगा क्या जी तुमको. यहां से यहां जाओगे डेल्टा ई आ रहा है, यही एनर्जी गैप पूछ रहा है. इसको चुपचाप एच सी बाई लैम्डा निकाल लो. लैम्डा दिया हुआ है, एच एन सी आपको मालूम है. पूरा एसआई यूनिट में आंसर लिखना क्योंकि जूल में पूछा है. तो एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 के पावर -34 यूज करो. सी की वैल्यू 3 इंटू 10 के पावर 8 एंड फिर वेवलेंथ पूरा पूरा मीटर में लिख दो. कर लोगे? यस सर. ये आंसर जूल में आ जाएगा. चलो भाई बस करते हैं. आप जो भी आपके और डाउट अगर हैं तो वो सेंटर पे आकर के आप डिस्कस करना. सो वी आर डन विद टुडेस क्लास. कल 2:30 से क्लास है, ध्यान रखना सब लोग. चलो बेटा.